तो दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल के बाद एक और एनबीएफसी कंपनी अपनी आईपीओ लेके आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ भी आपको 29 जुलाई से देखने को मिल जाएगा। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक डिटेल को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड हाँ दोस्तों, लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो छोटा और मीडियम साइज बिजनेस यानी एमएसएमई को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। उसके अलावा भी दोस्तों ये कंपनी व्हीकल लोन, कंस्ट्रक्शन लोन एंड और भी कई तरह का लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। इनकी लोन पोर्टफोलियो का 80% पोर्शन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी में आता है। मतलब ये कंपनी आरबीआई के डिफाइंड सेक्टर को डायरेक्टली सपोर्ट करती है, जैसे एमएसएमई बिजनेस लोन हो गया या फिर एग्रीकल्चरल लोन हो गया। वहीं उसके अलावा भी ये कंपनी और भी कई तरह का लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे कंस्ट्रक्शन लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन या फिर एमएसएमई लोन। यानी ओवरऑल दोस्तों ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है जो छोटे छोटे लोन देने का काम करती है। वहीं अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट मार्जिन भी देखा जाए तो इन तीनों में आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। इसलिए फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले एक साल के बारे में तो FY24 से FY25 के बीच में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 42% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। जबकि अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो इसके प्रॉफिट में पिछले एक साल में लगभग आपको 60% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। एंड ना ही दोस्तों ये ग्रोथ केवल इसके रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट में है, बल्कि अगर आप इसका प्रॉफिट मार्जिन भी देखते हैं तो वो भी पिछले 3 सालों के मुकाबले काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसका जो अभी का प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग आपको 15% के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वहीं इसका ROE 15%, ROCE 13%, RONW 15% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट आपको 4 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों देखा जाए तो जनरली जो भी एनबीएफसी कंपनी होती है उनका डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट हाई ही होता है, क्योंकि इन सब एनबीएफसी का काम ही होता है कि किसी थर्ड पार्टी से ये भी कंपनी लोन लेती है एंड उस लोन के पैसे से ये कंपनी दोबारा लोन देती है एंड उस लोन पे ये कंपनी जो भी इंटरेस्ट जनरेट करती है यही इस कंपनी का मेन रेवेन्यू होता है। इसीलिए एनबीएफसी कंपनी जो डेट टू इक्विटी होता है वो दोस्तों जनरली हाई होता है। बट दोस्तों यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाला ये है कि कंपनी जो एनपी है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, बट फिलहाल अभी भी 1% से कम है। बट देखा जाए तो पिछले 3 सालों में इसके एनपीए में हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जो देखा जाए तो इस कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बट फिलहाल देखा जाए तो एनपीए 1% से कम है, इसलिए उतना भी कंसर्न का कोई बात नहीं है। सो फिलहाल अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी बेटर है। बट दोस्तों केवल फंडामेंटल से कुछ नहीं होने वाला है, हमें बात करना होगा कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे इस कंपनी को इसके पीयर ग्रुप SBFC एंड 5 स्टार बिजनेस के साथ। तो अगर सबसे पहले हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी पी रेशियो के बारे में बात करें तो फिलहाल लक्ष्मी का जो पी रेशियो रखा गया है वो दोस्तों 18 के आसपास है, जबकि SBFC का पी रेशियो ऑलमोस्ट आपको 17 के आसपास देखने को मिल जाएगा एंड 5 स्टार का पी रेशियो ऑलमोस्ट आपको 20 के आसपास देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर आप इन सब का अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर के मामले में लक्ष्मी का जो अर्निंग पर शेयर है वो दोस्तों इन दोनों कंपनी से काफ़ी कम है। एंड ना ही दोस्तों इसका केवल अर्निंग पर शेयर कम है, जबकि आप इसका नेट एसेट वैल्यू भी देखते हैं तो नेट एसेट वैल्यू के मामले में भी ये कंपनी इन दोनों कंपनी से काफ़ी छोटी कंपनी है। यानी दोस्तों लक्ष्मी इंडिया का इन दोनों कंपनी से रेवेन्यू भी काफ़ी कम है, नेट एसेट वैल्यू भी काफ़ी कम है, EPS भी काफ़ी कम है, बट फिर भी ये जो कंपनी है 18 के मल्टीपल पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो देखा है दोस्तों तो काफ़ी हाई है। मतलब ओवरऑल ये जो कंपनी है हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। यानी कंपनी का फंडामेंटल तो ठीक है, बट वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज ये जो कंपनी है हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। वहीं अब अगर बात करें इस आईपीओ की डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये जो आईपीओ है
वो 29 से 31 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। देखा जाए तो 29 से 31 जुलाई के बीच में दो मेन बोर्ड IPO ओपन होने वाला है, एक लक्ष्मी इंडिया का एंड दूसरा आदित्य इन्फोटेक का। एंड दोस्तों आदित्य इन्फोटेक का ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो अगर आपने अभी तक आदित्य इन्फोटेक का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन या फिर वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि ये IPO ओपन होने से पहले इन दोनों का फुल रिव्यू आप जरूर देख लें, ताकि आपको पता लग सके कि इन दोनों IPO में से आपको किस IPO में इन्वेस्ट करनी चाहिए। वहीं इसका प्राइस बैंड 150 रुपये से लेकर 158 रुपये पर शेयर तक रहने वाला है, जिसका टोटल इशू साइज ऑलमोस्ट आपको 255 करोड़ के आसपास तक देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 165 करोड़ का फ्रेश इशू एंड ऑलमोस्ट 90 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी दोस्तों मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 5 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 94 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,852 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात दोस्तों फाइनली करें इस IPO में कोटा के बारे में, तो रिटेल के लिए इस IPO में 35% का कोटा दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा रिटेल के लिए। वहीं ये IPO 29 से 31 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट दोस्तों आपको 1 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 4 अगस्त को इसका रिफंड भी मिल जाएगा, एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 4 अगस्त को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों बात करें इसके लिस्टिंग का, तो 5 अगस्त को इस IPO का लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली इन सारे फैक्टर को देखते हुए अब अगर हम बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी देखा जाए तो पर लॉट पे कहीं ना कहीं आपको 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते ही होंगे कि GMP एक टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए अगर आपको केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि अगर इसके ग्रे मार्केट में डिमांड 15% या फिर 10% से ऊपर हो तो ही आपको इस IPO में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको इस IPO के लेटेस्ट GMP की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हर IPO के लेटेस्ट GMP की जानकारी देखने को मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि किसी भी IPO के लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूले, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में कि क्या हमें इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, बिजनेस भी ठीक है, बट अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं इस कंपनी का काफ़ी हाई रखा गया है। एंड जनरली दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो भी NBFC कंपनी अपना IPO लेके आई है उन पे लिस्टिंग गेंस तो काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, बट लिस्टिंग के बाद उनमें हमें काफ़ी अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि इस IPO की लिस्टिंग के बाद ही इस IPO में आपको लॉन्ग टर्म के लिए जानी चाहिए, क्योंकि फिलहाल दोस्तों अभी के लिए मैं तो इस IPO में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात अगर लिस्टिंग के बाद ये करेक्ट होकर अपने IPO प्राइस से नीचा मिलता है तो उस समय इसमें लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाएगा, बट अभी के लिए इस IPO में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सो मैं तो इस IPO में अभी केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस IPO में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके आदित्य इन्फोटेक एंड NSDL IPO का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।